Hello students, I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes, and today's topic is exercise. और जो ये एक्सरसाइज हो रही हैं ये हैं हमारे आर्टिकल्स की। तो आ जाओ सारे के सारे देखते हैं आर्टिकल्स में कौन 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 सी एक्सरसाइज बची हुई हैं। ओके, ये एक्सरसाइज आपके सामने आ गई है और अब आप देखिए इनको। क्लास इम्प्रूव्स एज न्यू टीचर कम्स। क्लास इम्प्रूव्स एज न्यू टीचर कम्स, तो इसमें आएगा एज ए। और मैंने आपको एक रूल बताया था और रूल ये था कि एज, सो, हाउ और टू, TWO। अगर इनके बाद में कोई नाउन आए, इनके बाद में कोई नाउन आए तो आर्टिकल इसके तुरंत बाद में यूज होता है। आर्टिकल, ये जो चारों वर्ड्स हैं इनके पहले आर्टिकल नहीं आता, यानी इनके बाद में आर्टिकल आता है। यहाँ पर आएगा आपका आर्टिकल और फिर आएगी नाउन। और ये जो रूल है इसको मैं कहता हूं एसवेयर रूल, यानी ASH, S2, TWO। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो TO और TWO इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के अंदर सेम होता है। बहुत सारे लड़के TWO को ठ्यू बोलते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात शुरुआत में आ गई है। तो कोई भी चीज करो कभी भी तो उसको कंप्लीट करो हमेशा, और अगर उसको थोड़ा सा भी छोड़ दिया और क्वेश्चन वहीं से आ गया तो फिर जो बाकी की मेहनत है उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। जैसे हम जनरली यूज करते हैं, जैसे व्हाट ए और सच ए, व्हाट ए और सच ए, यानी इनके बाद में आर्टिकल का यूज होता है। तो ये हो गई आपकी 6 चीजें, S2 और व्हाट ए और सच ए। तो इनके बाद में आर्टिकल का यूज होता है। क्या ए और एन का यूज होता है जनरली, और अगर इनके बाद में नाउन अनकाउंटेबल हो तो फिर आपको पता है इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन चूंकि अब आ जाओ यहां पर टीचर, जो टीचर है वो है हमारी सिंगुलर नाउन, तो यहां पर आराम से बहुत प्यार से आएगा और ए हमने रख दिया है। ओके, JNU इज ए यूनिवर्सिटी, ये तो आपको करवाया हुआ है क्लास के अंदर, ये भी ऊपर वाला भी करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी, अब इसका प्रोनाउंसिएशन तुम करना चाहो यूनिवर्सिटी तो ऐसा तो होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर जनरली आ रहा है यू, तो ये जो यू है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग इस तरीके से करेंगे, एक का, न कि एन का। ओके, अब देखो, ही इज बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट, ही इज बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब यहां पर दो जगह है, ही इज द बेस्ट। अब ऑनेस्ट के साथ में अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो अगर नाउन एक है, अगर नाउन सिंगुलर है तो हम एक ही बार आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, 2 बार आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। और अगर 2 बार आर्टिकल का इसमें प्रयोग हुआ तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है। रमेश इज यंगेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री में हम दी का प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग होता है इसके अंदर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आ जाओ
आगे देखते हैं। ही इज अंडर ट्रायल प्रिजनर। तो दोस्तों बात ऐसे है कि इसमें थोड़ी सी चालाकी की गई है, और मैं आपको बताता हूँ चालाकी क्या है। कि अंडर ट्रायल प्रिजनर इंग्लिश में एक ही वर्ड है। अंडर ट्रायल प्रिजनर इंग्लिश में एक ही वर्ड है, केवल इसके अंदर बीच में एक छोटा सा हाइफन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने 5 हाइफन लगा दिए। तो ये एक ही वर्ड है और ये हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, अंडर ट्रायल। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे स्टेप मदर, स्टेप फादर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये ऐसे वर्ड हैं कि इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन वो आर्टिकल के लिए नहीं होती है। तो आप ये एक ही वर्ड है, ध्यान रखना। और मैं आपको एक बताता हूँ बहुत ही फेमस वर्ड इंग्लिश के अंदर, ये है कांट। क्या है? कांट। अब इसका एक और हो सकता है कि कैन नोट। कैन नोट। तो इंग्लिश के अंदर कैन नोट एक ही वर्ड है, इस नोट को आप बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। या तो कांट लिखो या कैन नोट लिखो। ये इसकी जो फॉर्म है, ये इसको संक्षिप्त किया गया है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो ये इंग्लिश में एक ही वर्ड है, अंडर ट्रायल, तो इसके बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग होगा नहीं। ही सेड टू एन ओल्ड मैन, ये तो बहुत ही इजी सा वाक्य है। ओल्ड इसके अंदर एडजेक्टिव है और जो मैन है वो इसके अंदर नाउन है। अब देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट आ गया, शट द डोर। शट द डोर। और ये जो रूल है, ये रूल ये है कि ये जो डोर है ये आइडेंटिफाइड है, और इसको हम कहते हैं होमोफोरिक यूज। क्या कहते हैं? होमोफोरिक। होमोफोरिक यूज। और होमोफोरिक यूज क्या होते हैं? होमोफोरिक यूज वो होते हैं कि लिसनर और स्पीकर दोनों को ये पता हो कि किस संबंध में बात हो रही है, तो उन चीजों के पहले हम डायरेक्ट दी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं ये कहूं, प्लीज गिव मी दी पेन। अगर मेरे सामने कोई बैठा हुआ है और मैं पेन, एक टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है और मैं उसको सीधा बोल रहा हूँ प्लीज गिव मी दी पेन, तो जो पेन रखा हुआ है वो उसको भी पता है कि ये पेन यहाँ रखा हुआ है और सर किस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। सर किस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पीकर और लिसनर जिस भी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं उसके पहले दी लग सकता है, वो चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं ये कह सकता हूं, प्लीज गिव मी द बुक। प्लीज गिव मी द बुक। अब बुक के साथ दी नहीं आ रहा, मतलब इस तरीके से नहीं आता है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आई बोट ए बुक या ए बुक इज देयर। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ए का यूज कब होगा, दी का यूज कब होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो ये बहुत इजी है। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं केवल आपको कि अगर स्पीकर बोलने वाला और लिसनर सुनने वाला, अगर दोनों को पता है कि किस संबंध में बात हो रही है, तो जिस भी चीज के लिए बात हो रही है उन सब के साथ दी का प्रयोग करते हैं, और इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर होमोफोरिक यूज ऑफ दी। अब देखो, 1 रुपी नोट वॉज फाउंड एट द गेट। अब इसके अंदर एक विशेष बात, इसमें यूज होगा दोस्तों एक का। किसका यूज होगा? एक का। अब ये जो ए है इसका मतलब होता है एक, तो फिर इस एक का क्या मतलब हुआ? तो इस एक का मतलब ये हुआ कि ये 1 रुपए का नोट है, यानी 1 रुपए का एक नोट मुझे गेट के पास मिला। 1 रुपए का एक नोट, तो 1 रुपए 1 रुपी, ये 1 रुपए का एक नोट वॉज फाउंड एट द गेट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन, जैसा कि आई हैव टोल्ड यू, ऑल दीज क्वेश्चंस केम इन लास्ट ईयर एग्जाम्स। ओके, ही वर्क्स इन एन इंडस्ट्रियल एरिया। इन एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ एन का यूज होगा। अब ये इंडस्ट्रियल एरिया पता नहीं कौन सा है, हो सकता है राजस्थान का इंडस्ट्रियल एरिया हो,
हो सकता है मुंबई का इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया हो, या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है। ओके, ये है मैन हु वाज इन माई क्लास वाज थीप। तो दोस्तों यहाँ पर यूज होगा दी का, और ये है यूज कैटाफोरिक यूज ऑफ दी। और कैटाफोरिक यूज क्या है कि अगर नाउन आए और नाउन के बाद में या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो या क्लाज हो, या इसके अंदर है क्लाज। क्या है ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। वाज माई रूम, ये तो है इसके अंदर एक सेंटेंस। देखो आप, ये क्या है इसमें एक सेंटेंस। द मैन वाज थीप, द मैन वाज थीप, ये इसमें दूसरा सेंटेंस हुआ। तो ये जो मैन है इसको आइडेंटिफाई कर रहा है ये हु। तो अगर नाउन हो और नाउन के बाद में क्या क्या होना चाहिए कैटाफोरिक यूज के अंदर, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, क्लाज हो, टू इन्फिनिटिव हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो और पास्ट पार्टिसिपल हो। ये 5 चीजें आती हैं। अगर नाउन के तुरंत बाद में ये पांचों में से कोई भी एक चीज आ रही है तो हम सीधा यूज करते हैं दी का, और ये उस नाउन को आइडेंटिफाई करती हैं, सिग्निफाई करती हैं, निश्चित करती हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। अब नॉइज के साथ में आर्टिकल का यूज क्या हम कर सकते हैं? तो इस यूज होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों चीजें सेम है। अब कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, नॉइज है वो मूल रूप से अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नॉइजेज नहीं होता है, जनरली नॉइज ही बोलते हैं हम लोग। लेकिन ए नॉइज का यूज कब हो सकता है? ए नॉइज, तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी फैक्ट्री के पास में बैठे हुए हो, या आप ट्रेन के पास में, ट्रेन आपके पास से गुजर रही है और वो एक ही तरीके की साउंड निकाल रही है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड नहीं है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड नहीं है, केवल एक तरीके की साउंड है, तो हम कहेंगे ए नॉइज। और अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की साउंड आ रही हैं तो फिर हम इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इन दैट कंडीशन जो नॉइज है वो अनकाउंटेबल होगी। तो डोंट मेक नॉइज। अब इस सेंटेंस से क्या पता लग रहा है? क्या एक तरह की आवाज है या अलग तरह की आवाज है? तो इसके अंदर डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, तो इसके अंदर ये सेंटेंस से पता लग रहा है कि काफी सारे लोग नॉइज कर रहे हैं। डोंट मेक नॉइज, ये कुछ लोगों को कही जा रही है, कुछ बच्चों को ये बात कही जा रही है कि डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। ओके, ही अर्न्स 200 रुपीज फॉर ए डे, फॉर ए डे, तो यहां पर हम यूज करेंगे फॉर ए डे का, यानी वो 200 रुपीज एक दिन के अंदर 200 रुपए कमाता है। तो इसमें ए का यूज होगा, नो प्रॉब्लम। द क्रिश्चियन वर्शिप जीसस क्राइस्ट, तो अगर ये जो जातियां हैं, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जैसे मुस्लिम हैं, जैसे यहूदी हैं, यहूदियों को इंग्लिश में बता सकते हो क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जूज। क्या कहते हैं? जूज। मुस्लिम्स हैं, ये दुनिया भर की पूरे वर्ल्ड के अंदर जातियां हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम? क्रिश्चियन वर्शिप जीसस क्राइस्ट। तो इसके अंदर जनरली हम दी का प्रयोग करते हैं। दी क्रिश्चियन, दी हिंदू, इस तरीके से। तो यहां पर हम यूज करेंगे दी का। ओके, ही इज इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ही इज इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ द जुडिशरी, सोसाइटी नहीं, ये जुडिशरी। अब ये है मेंबर, ये क्या है? मेंबर है, और मेंबर आइडेंटिफाइड हुआ है प्रीपोजिशनल फ्रेज से। और मैं अभी आपको यही समझा रहा था कि अगर किसी वर्ड के बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए तो फिर वो आइडेंटिफाइड हो गया, वो डेफिनेट हो गया। तो ही इज द इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ द जुडिशरी,
तो हम यूज करेंगे यहाँ पर दी का। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर यूज होना चाहिए एन, तो दोस्तों एन का यूज इस वजह से नहीं होगा क्योंकि मेंबर है वो आइडेंटिफाइड हो गया है। अगर ये सेंटेंस यहीं तक होता, ये सेंटेंस अगर यहां तक होता तो इसमें एन का यूज होता, ही इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर, लेकिन इसके साथ में दी अब आएगा क्योंकि ये आइडेंटिफाइड हो गया है मेंबर, कि ये मेंबर किस चीज का है, और जब आइडेंटिफाइड हो जाता है तो हम सीधी सी बात है दी का यूज करते हैं। ओके, द रोमन एम्पायर रूल्ड ओवर वास्ट रीजन, तो इसके अंदर जो बड़े बड़े जो एम्पायर हैं उनके साथ में हम दी का यूज करते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े एम्पायरों के अंदर, ये हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर आता है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज हो उसके अंदर हम दी का यूज करते हैं। इवन प्रोपर नाउन के साथ भी दी का यूज किया गया है, जैसे द ग्रेट अकबर या अकबर द ग्रेट, द ग्रेट अशोका, अशोका द ग्रेट, और जैसे रेड फोर्ट के साथ में हम दी का यूज करते हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ में हम दी का यूज करते हैं, हिस्टोरिकल टाइम के साथ में हम दी का यूज करते हैं, हिस्टोरिकल टाइम, द एंशिएंट टाइम, द मिडाइवल टाइम, द मॉडर्न टाइम, और हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादातर चीजों के साथ में दी का यूज होता है। तो दोस्तों इसके साथ में दी का यूज होगा, द रोमन एम्पायर रूल्ड ओवर वास्ट रीजन, तो रूल्ड ओवर द वास्ट रीजन, यहां पर भी दी का यूज होगा क्योंकि रीजन के पहले भी हम दी का यूज करते हैं, क्योंकि ये भी आइडेंटिफाइड है कि कौन सी जमीन के ऊपर, रीजन के ऊपर, प्रदेश के ऊपर उसने रूल किया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। विक्रांत इज ओवर नेशनल प्राइड, तो विक्रांत नाम है एक वारशिप का, किसका नाम है, वारशिप का, और जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं उनके साथ में हम यूज करते हैं दी का, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ही इज ऑन मून, तो ही इज ऑन द मून, ये तो इजी है। अब देखो मून के साथ में दी का यूज होता है, मून के साथ में दोस्तों एक का भी यूज हो सकता है और मून के साथ में नो आर्टिकल का भी यूज हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट तरीके के रूल हैं। जैसे आप फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि साइंटिस्ट फाउंड ए मून ऑफ जुपिटर, जुपिटर उपग्रह का एक मून साइंटिस्टों को मिला, तो वो लिखते हैं कि साइंटिस्ट फाउंड ए मून, साइंटिस्टों ने एक मून पाया, उस सेंस में हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थ के साथ दी का यूज होता है लेकिन कभी कभी दी का यूज नहीं होता है, जैसे ही प्लांटेड ए ट्री इन अर्थ, तो ये टोटली डिपेंड करता है सेंटेंस के अर्थ के ऊपर कि सेंटेंस का भाव क्या है, ये है इसके अंदर राज की बात। और अगर आपने डीपली पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है आर्टिकल्स, तो ये गलत नहीं होते। डायरेक्टर गेव अस डायरेक्शन, तो जो डायरेक्टर है उसके साथ में हम दी का यूज करते हैं। जो बड़े बड़े पद हैं उनके साथ में दी का यूज करते हैं, ये आपको बताया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, इन वर्ड्स के साथ में हम दी का यूज करते हैं। ओके, एवरी बुक इज गुड, एवरी बुक इज गुड, तो एवरी से पहले हम जनरली आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं हैं, एवरी बुक इज गुड बस यूं लिखा जाता है सीधा सा, एवरी बुक इज गुड। शेक्सपियर वाज ग्रेट राइटर, शेक्सपियर वाज ग्रेट राइटर, तो शेक्सपियर के साथ तो कोई आर्टिकल आएगा नहीं, लेकिन यहां पर छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है और यहां पर था ए, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट राइटर, इस तरीके से यहां पर शेक्सपियर के साथ में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और शेक्सपियर के साथ दी का यूज हो सकता है, और वो मैंने जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया है, पिछले लेक्चर के अंदर, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, उसके अंदर मैंने आपको बताया वहां दी लगेगा। अब फिर आ गया वही, ही इज तेंदुलकर ऑफ दिस मोहल्ला,
ही इज तेंदुलकर ऑफ दिस मोहल्ला। तो अब आप देख लो, अब जो तेंदुलकर है ये आइडेंटिफाइड हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज से, ये ऑफ दिस मोहल्ला, ऑफ दिस मोहल्ला। तो अब ये आइडेंटिफाइड हो गया। अब इस मोहल्ले के अंदर बस एक ही तेंदुलकर है, ही, दूसरा नहीं हो सकता। ये सेंटेंस यूं भी हो सकता था कि ही इज ए तेंदुलकर और इसके लग जाता फिर बाद में यहां पर फुल स्टॉप, उस सेंस में भी ये ठीक था। लेकिन उसका मतलब फिर ये निकलता है, अगर आपने किसी के साथ में ए और एन का यूज किया तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है दोस्तों कि ठीक ऐसी चीज और दूसरी भी है। यानी ही इज ए तेंदुलकर, सी इज आल्सो ए तेंदुलकर, सी इज आल्सो ए तेंदुलकर। बहुत सारे तेंदुलकर हो सकते हैं फिर वहां पर, और जब हम इसको आइडेंटिफाइड कर देते हैं कि मोहल्ले के अंदर यही तेंदुलकर है, तब फिर दी का यूज होगा। ओके, ही इज शेक्सपियर ऑफ दिस मोहल्ला, ये भी गजब का क्वेश्चन है। अब शेक्सपियर है, ये भी यहां पर आइडेंटिफाइड हो गया ऑफ दिस मोहल्ला से। क्यों? क्योंकि अब यहां पर दूसरा शेक्सपियर नहीं हो सकता, तो फिर अब यहां पर यूज करेंगे हम दी का। दी का यूज करते ही चीज आइडेंटिफाइड होती है, वेरी क्लियर। रिच शुड हेल्प पुअर, तो इसमें यूज होगा दी का। और क्यों यूज होगा? एक तो यहां पर वर्ड है रिच, ये है एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज में लें तो फिर उसका दी की तरह प्रयोग होता है। तो यहां पर दी रिच का मतलब है कि दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं उनके लिए। और अगर आप दी का प्रयोग नहीं करना चाहो तो फिर यहां पर हो सकता है पुअर पीपल, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, फॉर पुअर पीपल, फुल स्टॉप। द रिच शुड हेल्प फॉर पुअर पीपल, ये भी हो सकता है, इसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब दी का यूज नहीं होगा क्योंकि आगे लगा दिया आपने पीपल। द रिच शुड हेल्प फॉर पुअर पीपल, और अगर पीपल का यूज नहीं करते हो तो फिर आपको यहां भी दी लगाना पड़ता। जैसे और मैं आपको बताऊं, द इंटेलिजेंट डिसलाइक द डल, द इंटेलिजेंट डिसलाइक द डल, कि बुद्धिमान लोग हैं वो मूर्खों को नापसंद करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, राम परचेज्ड ए बाल, बाल इज रेड, राम परचेज्ड ए बाल, तो ये जो बाल है अब ये आइडेंटिफाइड होगी कि ये उसी बाल की बात हो रही है। ये बाल और ये बाल दोनों सेम हैं, और मैंने आपको बताया दी का रूल जब पढ़ाया था, ये आप बता सकते हो ये कौन सा रूल है दी का? ये दी का रूल है एनाफोरिक यूज ऑफ दी। कौन सा यूज है? एनाफोरिक। और एनाफोरिक के अंदर क्या होता है कि जब एक चीज दो बार आ जाती है तब हम यूज करते हैं एनाफोरिक का। ओके, ही इज फोर्थ इन द रो, तो इसके साथ भी दी का यूज होगा। और रीजन इज दैट कि ऑर्डिनल और कार्डिनल आपने सुना होगा, मैं इनको ओसी बोलता हूं, और ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और 1 2 3 4 5 6 ये हैं कार्डिनल। तो ऑर्डिनल के साथ में हमेशा यूज होता है। ही इज इन कांग्रेस पार्टी, तो दोस्तों ही इज इन दी कांग्रेस पार्टी। जो दी की मैंने आपको कहानी सुनाई थी उसमें यह बताया था कि यमुना के पीछे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वो सारी हैं, और उसके तुरंत बाद में यह आया था कि वहां पर बीजेपी का और कांग्रेस का मुख्यालय है। तो कांग्रेस का मुख्यालय है, पार्टी है, तो पार्टी के पहले दी का प्रयोग होता है। ओके, यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशन के साथ में दी का यूज होगा। अच्छा, क्यों होगा? अगर कोई भी दुनिया के अंदर यूनिक चीज है तो उसके साथ में दी का यूज होता है। ये एक ऐसा संगठन है जो दुनिया में अपनी तरह का एक ही संगठन है, तो इसके साथ में यूज होगा। द यूनाइटेड नेशंस इज ए फ्रूटलेस ऑर्गेनाइजेशन, फ्रूटलेस का मतलब होता है बेकार का, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, उसको कहते हैं फ्रूटलेस। ओके, ही इज एसोसिएटेड विद द रोटरी क्लब, तो जो क्लब होते हैं उनके साथ में भी दी का प्रयोग हम करते हैं। तो रोटरी क्लब है वो एक बहुत बड़ा क्लब है दुनिया का, और ये मेडिकल से जुड़ा हुआ है, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, और ये इसकी आपूर्ति ये करता है गरीब लोगों को। आई हैव हेडक, अब हेडक के अंदर आएगा ए, ब्रिटिश इंग्लिश
और अमेरिकन इंग्लिश दोनों हेडक के साथ में यूज करते हैं ए का। लेकिन अब इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हेडक के साथ तो ब्रिटिशर इंग्लैंड के लोग ए का यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे जो दर्द हैं उनके साथ में नहीं करते हैं। जैसे आई हैव बैक एक, आई हैव बैक एक, BACK और ACHE, आई हैव बैक एक, तो इसके साथ में अब ए का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल हेडक के साथ में ए का यूज करते हैं अंग्रेज है और अमेरिकन भी करते हैं, लेकिन अमेरिकन यहाँ पर ये लगाता है बैक एक के साथ में, वो सब दर्दों के साथ में ये लगाता है, लेकिन ब्रिटिशर केवल एक के साथ में दी लगाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सर का एक दर्द है। अब हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी के अंदर तो ऐसा होता नहीं है कि दर्द एक होता है। जैसे क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे सर में 4 दर्द हो रहे हैं, हेडक अनकाउंटेबल है, लेकिन वो लोग बोलते हैं तो हम तो उन्हीं का फॉलो करते हैं, जैसा वो बोलते हैं वो ठीक है। ओके, ही हैज आई ऑन द नोइज, ही हैज आई ऑन द नोइज। तो पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग समझो कि इसका मीनिंग क्या है। तो इस सेंटेंस में होगा ही हैज एन आई ऑन द नोइज, ही हैज एन आई ऑन द नोइज। तो आई ऑन द नोइज है, इसका मतलब हो गया कि जो शोरगुल हो रहा है उसके ऊपर उसकी नजर है। नजर का मतलब ध्यान रखना, ये है यहाँ पर ही हैज आई ऑन द नोइज। तो ही हैज एन आई ऑन द नोइज, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एन का। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही गोज टू चर्च, ही गोज टू चर्च। तो हम चर्च के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, प्रिजन, चर्च के साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल मार्केट के साथ में मॉडर्न इंग्लिश के अंदर प्रयोग होने लगा है, केवल मार्केट के साथ में। जब हम प्राइमरी उद्देश्य के लिए जाते हैं, ही गोज टू चर्च, इसका मतलब ये हो गया, ये सेंटेंस लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, और सिंपल प्रेजेंट के अंदर जब कोई सेंटेंस आता है तो वो गतिविधि बहुत लंबी चलती है। तो ये इसकी हैबिट है, ये इसकी आदत है। तो हम ये प्रार्थना करने के लिए चर्च में जाता है, तो हम यहाँ पर दी का यूज नहीं करेंगे। ओके, द डॉग इज किलिंग द बर्ड। अब ए डॉग इज किलिंग द बर्ड और द डॉग इज किलिंग द बर्ड। अब इसमें बताओ ए का यूज करें या दी का यूज करें? अगर ये डॉग आइडेंटिफाइड है, अगर ये डॉग आइडेंटिफाइड है तो हम यूज करेंगे दी का। अगर ये हमारा कुत्ता है या हम इसको जानते हैं तो यहाँ पर यूज होगा दी का। द डॉग इज किलिंग द बर्ड, कि कुत्ता है वो एक पक्षी को मार रहा है। और मान लो जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है दी बर्ड का, तो इसका मतलब ये 100% आइडेंटिफाइड है और यहाँ पर दी का यूज होगा। लेकिन क्या डॉग के साथ दी का यूज होता है? आई सॉ ए डॉग ऑन द रोड, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो दोस्तों मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं कि दी का यूज आइडेंटिफिकेशन में होता है, जब हम जानते हैं चीजों को तो होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ गया आगे। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक? तो ये एक इंग्लिश का रूल है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, टाइप ऑफ, अगर इस तरीके के ये वर्ड्स आते हैं और इसके बाद में नाउन आती है तो उसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल, तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये इनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग इस तरीके से नहीं करते। हालांकि ड्रेस है वो सिंगुलर है, लेकिन तब भी इसके साथ प्रयोग नहीं होगा। और ये कि यही बात यहाँ पर है। आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, मैं इस तरीके के आदमी को पसंद नहीं करता हूं। आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, बिल्कुल तीनों के तीनों सेम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही रूल है तीनों के अंदर, सेम रूल, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, टाइप ऑफ, ये सारे सारे। शी हैड अटैक ऑफ फ्लू, शी हैड
अटैक ऑफ फ्लू। तो शी हैड द अटैक ऑफ फ्लू। अब अटैक है वो आइडेंटिफाइड है कि अटैक किसका है, फ्लू का। तो जब नाउन आइडेंटिफाइड होगी तो यहाँ पर प्रयोग होगा दी का। और एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों दिया था, क्योंकि अटैक के अंदर वॉइस आ रही है एक की, और आपको बताया गया था कि वोवल साउंड से पहले यूज करते हैं हम एन का। तो उसने सोचा कि यहाँ पर स्टूडेंट गलती करेगा। अब जिस स्टूडेंट को ये पता नहीं है वो तो करेगा एन, और जिसको ये पता है कि ये अटैक आइडेंटिफाइड है, किसका अटैक हुआ, वो करेगा दी का। ओके। ऑल माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड एट होली। ऑल माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड एट होली। तो अब हमें होली के साथ में दी का यूज करना है या नहीं करना है, ये है यहाँ पर बात। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं, इसमें एक लॉजिक है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो, क्रिश्चियन लोगों का सबसे बड़ा धर्म कौन, सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है, बता सकते हो आप? नहीं बता पाए, नहीं बता पा रहे हो, सोचो थोड़ा सा। उनका सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? उनका सबसे बड़ा त्योहार होता है क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस। क्रिसमस। तो क्रिसमस के साथ क्या दी का प्रयोग हम कर सकते हैं? तो जो नेम ऑफ फेस्टिवल्स हैं इनके साथ में जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होते हैं। तो एट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और कुछ दिन पहले एक झगड़ा चला था इंडिया के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो दीपावली से पहले एट का प्रयोग नहीं करते हैं, और हमने उन्हें समझाया कि आप एट का प्रयोग क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा कि वो त्योहार जो 3 दिन से ज्यादा चलता है उसी के साथ में प्रयोग करते हैं। तो हमने उनको बताया कि हमारी दीपावली तो 7 दिन चलती है। तब उन्होंने फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर और इंग्लिश में जहाँ जहाँ भी हो सकता था वहां पर सबके पहले उन्होंने एट का यूज करना चालू किया। तो एट होली भी अब करने लगे हैं। आप इंग्लिश डिक्शनरी देखोगे तो आपको वो एट का प्रयोग मिलेगा। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऑल माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड एट होली। ओके। आई नो इंग्लिश। तो इंग्लिश है, यहाँ पर ये लैंग्वेज का नाम है, और लैंग्वेज के नाम के साथ में हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं। जनरल सेंस में बात करते हैं, पार्लियामेंट के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट ही इज। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट ही इज। तो ऐसे भी नहीं होता, इसके साथ भी यूज होगा। वही रूल है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, टाइटल ऑफ। और दोस्तों एक चीज और बताऊं मैं आपको, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट ही इज। तो इसके अंदर ये जो रखा हुआ है ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर पूरा फुल स्टॉप आएगा। अगर ये होता इज ही, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट इज ही, अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पर होता क्वेश्चन मार्क, लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके। आओ आगे देखें। आई थिंक दिस इज द लास्ट पिक्चर। ओके। इन द मंथ ऑफ जनवरी रमेश सा पिक्चर, कि जनवरी के महीने में रमेश ने पिक्चर देखी। तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ए का। ओके। गो फॉर पिकनिक। गो फॉर ए पिकनिक, पिकनिक सिंगुलर है, हम ऐसे ही बोलते हैं गो फॉर ए पिकनिक। ए बुक इज ऑन दी टेबल। तो ऑन की वजह से यहां पर दिया आया है, ऑन टेबल नहीं होती, ऑन द टेबल होता है। द हिमालयाज इज द ग्रेटेस्ट माउंटेन। ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पर इस वजह से हमने दी का प्रयोग इसके अंदर किया है। ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन। अब इसके अंदर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और किस किस के साथ में नहीं होगा इस तरीके से, जैसे ट्रेवल, जैसे बस, जैसे
ही ट्रेवल्स बाई एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी यहाँ पर अब यूज नहीं होगा, एरोप्लेन के साथ में भी नहीं होगा। जनरली इस तरीके के बाई, जैसे वाटर, ही इज कमिंग बाई वाटर यानी समुद्र से आ रहा है, ही इज कमिंग बाई एयर, इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और किसी भी मीन्स में वो आए, मतलब बाई का यूज हो और इन सब चीजों का प्रयोग हो, तो उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है दोस्तों कि बाई के बाद में ट्रेन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। कभी कभी एक पोजीशन तो मैं जानता हूं आपको, उसमें बाई के बाद में एक का यूज हुआ है, जनरली वैसे नहीं होता है। और जिसमें हुआ था वो मैं आपको बताता हूं कि ही इज रैन डाउन बाई ए कार, ही इज रैन डाउन बाई ए कार, यानी किसी कार ने उसको टक्कर मारा, उसको कुचल करके चली गई। जैसे कोई आदमी रात को रोड के ऊपर खड़ा हुआ था और कोई भी व्हीकल उसको टक्कर मार करके चला गया, तब हम बाई के साथ में ए का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। आई गो बाई ट्रेन, आई कम बाई बस, आई गो बाई एयर, आई गो बाई वाटर, ही हैज अराइव्ड देयर, नहीं, ही वेंट बाई एरोप्लेन। तो इनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई अनजान चीज उसके टक्कर मार के चली गई तो वहां पर एक जगह पर यूज हुआ है। मैं फिर से दोहरान कर रहा हूं, ही इज रैन डाउन बाई ए कार, वहां पर ए का यूज होगा। इट इज फॉर सेल, ये पहले करवा चुका हूं मैं आपको, दोबारा से आ गया, यहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि फॉर सेल इंग्लिश में एक फ्रेज है। फॉर सेल क्या है इंग्लिश में? एक ये इंग्लिश में एक फ्रेज है और इसके बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के पहले जो डिस्कवरीज हैं उनके साथ में हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड रेडियो, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड बाइसिकल, हु इन्वेंटेड कार। तो जो भी इन्वेंशन की चीजें होती हैं उनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके इसी साल आया था एग्जाम के अंदर। और ही इज वुंडेड, ही इज वुंडेड इन द लेग, इन द लेग, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी दी की, उसमें ये मेरा पहला ही पॉइंट था। मैंने ये आपको समझाया था कि ये हमारी बॉडी है, अगर बॉडी के जो भी हमारे जो अंग हैं, अगर मैं उनके बारे में साधारण परिचय देता हूं, जैसे मैं ये कह सकता हूं दिस इज ए फिंगर, दिस इज ए फिंगर, दिस इज ए हैंड, दिस इज ए हेड, दिस इज एन ईयर। तो बॉडी के अंगों का जब हम साधारण तरीके से परिचय देते हैं तो उसमें 100% आर्टिकल का यूज कीजिए आप। लेकिन अगर कोई अंग वुंडेड है, किसी अंग को चोट पहुंची है, तो ऐसी दशा के अंदर फिर हम दी का प्रयोग करते हैं। और ये आपके एयरफोर्स के अंदर आया हुआ एग्जाम्पल है इसी साल। वेरी गुड। ही प्लेज ऑन फ्लूट, तो ही प्लेज ऑन दी फ्लूट, ये भी आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से। फ्लूट का मतलब होता है दोस्तों बांसुरी, और इसके साथ में हम दी का प्रयोग जब बजाने के सेंस में है तो हम करते हैं दी का प्रयोग। लेकिन इनके साथ में दी का प्रयोग कब नहीं होता है वो भी जरा देख लो। जैसे बाई, जैसे बाई, जैसे सेल, और जैसे गिफ्ट। ये आपके आ गया गिफ्ट। अगर ये वर्ब हों, अगर ये तीनों की तीनों वर्ब काम में ली गई हों और उसके बाद में फ्लूट, पियानो और जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं अगर आए तो फिर हम जनरली यूज करते हैं ए का। जैसे आई बॉट ए फ्लूट, एकदम सही सेंटेंस है। ही सोल्ड ए फ्लूट, बिल्कुल सही है। आई गिफ्टेड हिम ए फ्लूट, बिल्कुल सही है। तो खरीदने, बेचने और किसी को गिफ्ट में देने के लिए हम यूज करते हैं ए का, और वैसे यूज करेंगे दी का। ओके, अब आ जाओ लास्ट के अंदर। ही इज टैगोर ऑफ तेलुगु, तो यहां पर यूज होगा दी का। और क्यों होगा? क्योंकि अब ये जो टैगोर है ये आइडेंटिफाइड हो गया है,
क्या हो गया है, आइडेंटिफाइड हो गया है। ही इज द टैगोर ऑफ तेलुगु। अब तेलुगु का एक ही टैगोर है, दूसरा कोई टैगोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने आइडेंटिफाइड कर दिया। और अगर हम इसको ये कहते कि ही इज ए टैगोर, तो ऐसे टैगोर दूसरे भी हैं, ऐसे टैगोर दूसरे भी हैं, तो उस सेंस के अंदर हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास को खत्म करते हैं और इजाजत दीजिए। आपके लिए इसी तरीके के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे और आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे कि आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मदद हम कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। आप इस स्लाइड को अपने दोस्तों के साथ में, जो क्लोज फ्रेंडशिप है आपकी, उनमें शेयर कीजिए और फिर आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए। अगर आप अपनी नॉलेज को बहुत ही स्ट्रोंग करना चाहते हो कि कभी भूलो ही नहीं, जैसे हमने कोई चीज तैयार की बुक से और फिर हमने उसको बाद में याद नहीं किया, तो हम उसको भूल जाते हैं। और कोई चीज हमने तैयार की और हमने उसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन कर लिया दोस्तों, तो वो चीज परमानेंट तैयार होती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे जो ऊंट होता है ना, ऊंट कैमल, वो खा लेता है पहले खाना और फिर बैठा बैठा जुगाली करता रहता है, यानी जो पेट में खाना पड़ा है उसको वापस मुंह में ला करके उसको चबाता रहता है, फिर वो पूरी तरीके से खाना डाइजेस्ट होता है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ो, फिर इसकी जुगाली करो के साथ में, उनको आप सेंड करो तो वो भी देखेंगे आपके साथ में, आपसे मोटिवेट होंगे और इस तरीके से काम होगा। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।